तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारे इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भाग 1 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में वर्तमान में अभी जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, जबकि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग जो 22 भाग है इनमें से एक भाग जो भाग 1 है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक शामिल है, तो भाग 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 का अगर हम लोग नाम देखें तो उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 इसको पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 जो है आपका, उसमें बताया गया है इंडिया डैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया या भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया यानी कि भारत, और जो भारत है वो कैसा है, तो वो राज्यों का संघ है। तो इंडिया डैट इज़ भारत, और भारत जो है वो क्या है, तो वो आपका यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर इसका नाम देखें तो नाम दो ठो मिलता है आपका, एक है आपका इंडिया और एक है भारत। तो हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया नाम देखने को मिलता है। ये आपका आर्टिकल 1 के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, इंडिया यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और इसमें नाम जो बताया गया है दो नाम, एक इंडिया और एक भारत। और वहीं अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, इसका प्रकृति कैसा है, तो वो है आपका राज्यों का संघ है। तो भारत जो है, इंडिया का नाम क्या है, तो इंडिया यानी कि भारत, और इसका नेचर कैसा है, तो ये राज्यों का संघ है। तीसरा चीज़ हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि एरिया। तो एरिया में हम लोग देखते हैं जो आपका 28 स्टेट है प्लस जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का जितना एरिया देखने को बनता है मिलता है, वो सभी इसी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, इंडिया डैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया यानी कि जो भारत है वो आपका राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपका आर्टिकल 1 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही हम लोग 3 वर्ड पढ़ते हैं। एक आपका यूनियन, ठीक है, यूनियन यानी का इसका भी अर्थ होता है संघ, और एक होता है आपका फेडरेशन, और फेडरेशन का भी अर्थ होता है संघ, और एक होता है आपका कॉन्फेडरेशन या फिर कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन का अर्थ होता है परिसंघ। तो हम लोग यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन की बात करेंगे, यानी संघ। यूनियन का भी अर्थ होता है संघ, फेडरेशन का भी अर्थ होता है संघ, और कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें यूनियन का, तो यूनियन का अर्थ होता है इसमें केंद्र से शक्ति विभाजन आधार पर संघ से विभिन्न राज्यों का निर्माण होता है, जिसे संघ कहते हैं। इससे बताया जा रहा है कि केंद्र में एक सुपर पावर है, इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, और केंद्र में ही इसी शक्तियों का विभाजन के आधार पर जो है वो अलग अलग राज्य या फिर अलग अलग संघ जो है वो बनाए जाते हैं। ये आपका यूनियन का डेफिनेशन हो गया। वहीं अगर हम लोग फेडरेशन, इसका भी अर्थ संघ ही होता है। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि विभिन्न छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक संधि के माध्यम से एक संघ बनाते हैं, और उसको हम लोग संघ कहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, फेडरेशन की बात करें, तो फेडरेशन में एक ये छोटा संघ हुआ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ऐसे करके सभी संघ है 4-5 ठो, और ये सभी जो संघ है वो आपस में क्या हो गए, मिल गए। और ये संघ आपस में जब मिल गए तो मिलने के बाद आपस में संधि किए, और संधि करने के बाद एक जो है वो संघ का निर्माण कर दिए। तो यूनियन का अर्थ होता है कि केंद्र में शक्ति, उसके आधार पर संघ का निर्माण अलग अलग केंद्रीय विभाजन करके, मतलब शक्तियों का विभाजन करके। तो यूनियन में केंद्र से शक्ति विभाजन के आधार पे संघ जो है वो संघ से ही जो है वो राज्यों का निर्माण होता है। और जबकि फेडरेशन, इसका भी अर्थ संघ होता है, इसमें छोटे छोटे राज्य जो है मिलकर संधि करते हैं, और संधि के माध्यम से ही जो है वो एक संघ बना लेते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको पता हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग परिसंघ की बात करें तो विभिन्न राष्ट्र या देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे परिसंघ कहते हैं। तो अगर छोटे छोटे राज्य आपस में मिल के एक संधि के माध्यम से संघ बनाते हैं तो वो आपका फेडरेशन कहलाता है। जबकि विभिन्न राष्ट्र या फिर कोई देश अगर आपस में जो है मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं तो उनको परिसंघ कहा जाता है। ठीक है ना। इनको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दिखते हैं।
इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है, और इसमें ये जो आपका राज्यों का संघ है, इसमें इस संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर नस्वर राज्य का आर नस्वर संघ, या फिर आर नस्वर संघ का आर नस्वर राज्य। यानी कि इसमें संघ भी नहीं टूट सकता है और इसमें राज्य भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये संघ यानी कि यूनियन का डिफिनेशन होता है। जबकि फेडरेशन की अगर बात करें तो फेडरेशन यानी इसका भी अर्थ होता है संघ। इसका अगर हम लोग मीनिंग समझे तो ये तो छोटे छोटे राज्यों के बीच में संधि बन के हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अमेरिका मानते हैं। अमेरिका में 50 गो स्टेट है यानी राज्य है। सभी राज्य कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ पे एक मिलकर एक जो है वो संघ का निर्माण किए हैं, उसको अमेरिका कहते हैं। उसमें कभी भी संघ जो है वो टूट सकता है, तो मतलब उससे अलग हो सकते हैं। तो संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखते हैं फेडरेशन के अंतर्गत, जबकि यूनियन के अंतर्गत संघ कभी भी टूट नहीं सकता है और इसमें जो है राज्य वो संघ से कभी भी किसी कीमत पे अलग नहीं हो सकते हैं, उन लोग को कोई भी अधिकार नहीं है। जबकि फेडरेशन में संघ से राज्य जो है वो अलग होने का अधिकार उनके पास है। यानी कि नस्वर संघ का आ नस्वर राज्य, ये आपका फेडरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। वहीं अगर हम लोग कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ की बात करें तो ये कहलाता है ये राष्ट्र परिसंघ से अलग होने का अधिकार रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी जो है परिसंघ जो है वो कैसे बनता है, तो विभिन्न राष्ट्र या फिर देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग परिसंघ कहते हैं। और ये जो राष्ट्र है ये परिसंघ से आसानी से अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो संघ यानी यूनियन का एग्जाम्पल देखें तो यह अखंडता पर आधारित है। अखंडता पर आधारित है, जैसे कि इंडिया और एग्जाम्पल में आपका कनाडा। तो इंडिया और कनाडा से कोई भी जो जितने भी इसके राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और अगर हम लोग परिसंघ की बात करें, परिसंघ नहीं मतलब अगर हम लोग संघ की बात करें यानी कि यूनियन की बात करें तो यूनियन का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया और कनाडा है। जबकि फेडरेशन की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका यूएसए है, जिसमें 50 राज्य है, सभी समझौता के साथ जुटे हुए हैं और वो कभी भी अलग हो सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको कॉन्फेडरेशन की बात बताया गया। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ, तो परिसंघ बताया गया था कि विभिन्न राष्ट्र और देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, उसको परिसंघ कहते हैं। और यहाँ पे भी जो है संघ टूट सकता है, परिसंघ अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं ईयू का, यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, बेल्जियम की बात करते हैं, तो ये सभी जो है वो परिसंघ है, ये कभी भी अलग हो सकते हैं, ये देश का ही समूह है। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो अभी आपको बताया गया था कि क्षेत्र, तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में कि भारत का नाम देखें तो इंडिया और भारत दोनों है, जबकि अगर इसकी प्रकृति देखते हैं तो राज्यों का संघ है। हम लोग ये जानते हैं कि राज्यों के संघ के अंतर्गत हम लोग 3 तरह का कंडीशन देखते हैं, एक आपका यूनियन का, एक आपका फेडरेशन का, ठीक है ना, यूनियन का, फेडरेशन का, और एक आपका कॉन्फेडरेशन का। तो ये तीनों का एग्जाम्पल भी हम लोग जाने, इंडिया, कनाडा, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, इन सभी का। इसके बाद अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी कि 28 के जो है आपके स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो है आपका 8 है। इसके अलावा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र यानी कि जो भी बाद में एक्वायर्ड किए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे, ये सभी क्षेत्र जो है वो आपके इसके अंतर्गत ही शामिल होते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही। तो आर्टिकल 1 केवल ये बोलता है कि इंडिया डैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हीं का ये जिक्र किया गया है। तो ये था आपका आर्टिकल 1। तो आई होप आपको अब आर्टिकल 1 में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 2 है, इस आर्टिकल 2 में कहा गया है कि एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो आर्टिकल 1 में हम लोग देखें कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का ये एक संघ है, ये परिसंघ, और ये नहीं बात किया जा रहा है, ये यूनियन है, नॉट फेडरेशन और नॉट कॉन्फेडरेशन, ये क्या है, यूनियन है, कोई भी अलग नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 2 में बोला गया कि जो नए राज्यों का इसमें प्रवेश हो सकता है और इसे जो है स्थापना भी हो सकता है। तो भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में कहा गया है। तो आर्टिकल 2 के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत की बाहरी सीमा में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना जो राज्य भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का बाहरी सीमा में अगर कोई देश है या कोई राज्य है
वो अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको हम लोग मिलाएंगे आर्टिकल 2 के तहत। एग्जाम्पल के यहाँ बताया गया है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य यानी एसोसिएट बनाया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद 36वें नंबर का जो संविधान संशोधन है, इसके तहत जो सिक्किम है इसको भारत का जो है 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। इस वाले पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि जो 7 सिस्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर में, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश जो है वो आर्टिकल 2 के तहत हो सकता है। इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल जानते हैं कि जो 35वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसके तहत जो है सिक्किम है इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं 75 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 1975 में जो संविधान संशोधन हुआ था 36वां नंबर का, उसके तहत जो सिक्किम है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और कितने नंबर का ये राज्य बना था, तो आपका 22वें नंबर का ये राज्य बन गया था, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। एक एग्जांपल और भी देखिए कि इस प्रकार दमन द्वीप, गोवा और यमन, पुडुचेरी इत्यादि भी भाग जो है वो भारत के भागीय बनते हैं, मतलब कि भारत के भाग बनते हैं, यानी भारत का इसमें आ जाता है। हम लोग एक पॉइंट जानते हैं ना कि नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार जो है वो अपनी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल ये सभी को जो है वो भारत को सौंप कर चली जाती है। कब, तो नवंबर 1954 में। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि 28 मई 1956 को इस संधि पे जो होता है जो है इस संबंध में जो संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद इन सभी क्षेत्रों को पांडिचेरी राज्य संघ का गठन किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर, यानी कि पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो है निर्माण किया जाता है। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि भारत सरकार के द्वारा 18 दिसंबर 1961 को, तो गोवा का बात करें तो गोवा जो है वो 18 दिसंबर 1961 को 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो गोवा और दमन द्वीप के लिए हम लोग 18 दिसंबर 1961 को एक जो हम लोग कार्रवाई करते हैं पुर्तगालियों के खिलाफ, और उसके बाद हम लोग पुर्तगालियों को हरा देते हैं। उसके बाद 12वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा, दमन द्वीप इन सभी को हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। तो गोवा और दमन द्वीप के लिए हमेशा एक डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के खिलाफ इन लोग के लिए हम लोग युद्ध करते हैं। उसके बाद दमन द्वीप और जो गोवा है इन सभी को हम लोग 12वें नंबर के संविधान संशोधन, कितना है, तो 12वें नंबर का संविधान संशोधन के तहत इनको हम लोग अपने संघ में शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इन्हें ही संविधान की जो प्रथम अनुसूची इसमें भी शामिल किया गया है, और संविधान का जो पहला अनुच्छेद है इसमें भी यही शामिल है। तो आपको आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में आप किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 में बताया गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर भारत जो है एक संघ है, यानी कि यूनियन है, नॉट फेडरेशन। इसके अलावा आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश बताया गया, जिसके तहत हम लोग सिक्किम के बारे में जाने, फिर हम लोग गोवा और ये सब के बारे में जाने, गोवा और दमन द्वीप के बारे में भी जाने कि इसको 12वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत इसको अपनाया गया। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि 1954 में फ्रांस सरकार जो है वो पांडिचेरी, यनाम और चंद्रनगर और केरिकल इन सभी को भारत में सौंप कर चली जाती है। ये भी हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 3 के तहत हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। तो अगर देखिए, अगर ये भारत है तो अगर भारत में बाहर से अगर कोई नए राज्यों को मिलाना है तो वो हम लोग मिलाएंगे आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन अगर हम लोग ये देखें तो अगर ये भारत है और भारत के अंदर में ही कोई अगर नया राज्य बनाना है, सीमा चेंज करके या बाउंड्री कुछ भी चेंज करके हम लोग एक ही राज्य से दूसरा राज्य बनाएंगे, वो हम लोग आर्टिकल 3 के तहत बनाएंगे। तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना, वो आर्टिकल 2 के तहत। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो वो आपका आर्टिकल 3 के तहत। बस इसी पॉइंट को ही आप याद रखिएगा। तो भारत की सीमा के अंतर्गत यानी कि अंदर में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में या फिर नामों में परिवर्तन।
तो अगर वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, जैसे कि भारत में अगर देखते हैं हम लोग 28 राज्य, 28 राज्यों में किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य की स्थापना करना है तो आर्टिकल 3 के तहत, किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो आर्टिकल 3 के तहत, किसी भी राज्य का सीमा में चेंजिंग करना है कुछ भी तो आर्टिकल 3 के तहत हम लोग करते हैं। तो देखो इसके तहत हम लोग 3 चीज़ शामिल करते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र को कम करना यानी कि डिक्रीज करना, ये आर्टिकल 3 के तहत आता है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देना यानी इंक्रीज करना, ये भी आर्टिकल 3 के तहत आता है। दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना देना यानी कि मार्जिंग ऑफ टू स्टेट, ये भी जो है आर्टिकल 3 के तहत आता है। और एक राज्य को तोड़कर एक नया एक राज्य को तोड़कर बड़ा राज्य को एक नया राज्य बना देना, ये भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आता है। और किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना यानी कि चेंज द नेम ऑफ स्टेट, ये भी आर्टिकल 3 के तहत आता है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 1 नवंबर 2000 को। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो नवंबर 2000 ईस्वी में 3 ठो राज्य बनते हैं नए नए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। तो 1 नवंबर और 15 नवंबर, इन डेट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानिएगा तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को। ये सभी काम जो है वो आर्टिकल 3 के तहत ही किया जा रहा है, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नाम क्षेत्र में परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो सभी संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और वो किस तरह के बहुमत से? तो साधारण बहुमत से किए जाते हैं। आगे देखिए, ऐसे अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। तो अगर कोई भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश नहीं मतलब कि यहाँ पे होगा आपका विधेयक, अगर ऐसा कोई भी विधेयक है जो आर्टिकल 3 के तहत हम लोग करते हैं, मतलब नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना या एक राज्य से नए राज्य का निर्माण करना, तो ऐसा कोई भी विधेयक आएगा तो वो आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, राज्य विधानमंडल के पास भेजे जाते हैं और ये भेजना भी आवश्यक है राज्य विधानमंडल के पास, परंतु राज्य विधानमंडल का निर्णय और सहमति आवश्यक नहीं है। अतः संसद अपनी इच्छा से राज्य का नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अगर हम लोग एक पॉइंट बोला जाए कि बिहार से झारखंड बनाया गया, तो ये डिसीजन जो है वो संसद के द्वारा लिया गया था और ये जो है वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। तो जब भी आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा तो क्या उसमें राज्य का जो विधानमंडल है इसका भागीदारी होगा या उससे पूछा जाएगा? तो हाँ, उसके पास भेजा जाता है, लेकिन उसका आदेश और उसका जो सलाह है मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, वो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए जो संविधान संशोधन होंगे वो संसद के द्वारा किए जाते हैं, और संसद का कैसा बहुमत के द्वारा? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी आपको बताया गया था कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है और संविधान संशोधन के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल 4 में ये बात बताया गया है कि आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का इंटर और आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का स्थापना पहले से मौजूद राज्यों में से नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब जो आर्टिकल 3 में होता है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों जो काम है ये संसद करता है। और ये अगर जब भी ऐसा विधेयक आएगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत तो उसको पहले राष्ट्रपति के अनुमति से ही इसको पेश करना होगा, और ये इसके लिए जो संसद है इसके लिए साधारण बहुमत से इसको पास करेगा। फिर इसको राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए राज्य विधानमंडल का सलाह और जो है उस मानना किसी भी तरह का बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 4 में जो है बात बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसको आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो हम लोग नहीं मानेंगे। बस दैट्स इट। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, एक वाद आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये केस है आपका बेरूबारी वाद। तो बेरूबारी वाद जो कि 1960 ईस्वी में आता है, इसके बारे में एक पॉइंट बताया गया है कि
और बेरूबारीवाद हमेशा पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसको। तो भारत पाकिस्तान के मध्य में 1958 ईस्वी में हुई संधि के तहत भारत का जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपना था, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी होता है, संधि होता है, और इस संधि के तहत क्या होता है कि भारत को कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान को सौंपना है, ठीक ना। और ये जो मामला है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, यानी कि डिसीजन दिया कि भारत संघ क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जाएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि भैया अगर भारत का कोई भी क्षेत्र अगर दूसरे देश को देना है तो वो हम लोग संविधान संशोधन के माध्यम से ही दे सकते हैं। ये नहीं कि एक बिल लाए और विधेयक पास करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होगा कभी तो ये आपका संविधान संशोधन के माध्यम से ही होगा, ये बताया गया। इसमें एग्जाम्पल में बताया गया था कि 9वें नंबर का जो संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से 1960 ईस्वी में पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र दिया गया था। तो हम लोग बात करते हैं जो आपका बेरूबारी वाद ही है। तो ये जो वाद है आपका बेरूबारी क्षेत्र के लिए ही था, और ये क्षेत्र जो है भारत को देना था पाकिस्तान को। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि भैया भारत का राज क्षेत्र से अगर कोई भी सीमा किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग एक संविधान संशोधन किए, और वो है आपका 9 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 1960 में किए थे। और फिर हम लोग जो है पाकिस्तान को जो है बेरूबारी वाला क्षेत्र दे दिए। इसके बाद देखिए 2015 में एक और संशोधन हुआ था, वो है आपका 100वें नंबर का संविधान संशोधन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बोला है ना कि भैया अगर कोई भी क्षेत्र देना है या लेना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। देना या लेना नहीं, मतलब देना है तो संविधान संशोधन करना है। तो 2015 में 100वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ, और वो जो था वो भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ था, जो कि 2015 ईस्वी में हुआ था। और ये जो समझौता था ये 100वां नंबर का संविधान संशोधन था, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग भारत में राज्यों का निर्माण। तो हम लोग बात करते हैं भारत जो है, भारत में राज्यों का निर्माण होता है तो कैसे होता है वो देखिए। तो अगर हम लोग भारत में राज्यों का निर्माण देखें तो यहाँ भारत में देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है यहाँ पे 9 ठो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जबकि 552 जो है वो देसी रियासत हुआ करते थे। उसके बाद देखिए 552 जो देसी रियासत है, इनमें से 549 जो देसी रियासत है वो भारत का भाग जो है वो बन जाती है, जबकि 3 ठो जो देसी रियासत है वो खचरा था, वो भारत का हिस्सा नहीं बनता है। कौन कौन? एक है जूनागढ़ देसी रियासत, एक है आपका हैदराबाद देसी रियासत, और एक है आपका जम्मू कश्मीर देसी रियासत। तो जूनागढ़ देसी रियासत को 1948 में हम लोग जनमत संग्रह के आधार पर मिलाए, हैदराबाद देसी रियासत को 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाए, जबकि जम्मू कश्मीर को जो है देसी रियासत था इसको हम लोग 1947 में विलय पत्र पे हस्ताक्षर के माध्यम से मिलाए थे इसको, ठीक ना। तो 552 देसी रियासत में से 549 देसी रियासत खुद हिस्सा बन गई थी, जबकि 3 ठो देसी रियासत को हम लोग किसी न किसी दबाव से फिर इनको ये बनाए थे। पहले भारत में 9 ठो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब देखिए भारत में आज़ादी के बाद अगर हम लोग राज्यों की श्रेणी देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग समझने वाले हैं कि भारत में आज़ादी के बाद राज्यों के जो है वो 4 श्रेणी होती है। तो जब आज़ाद हो गया भारत तो भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ पे 4 श्रेणी देखने को मिलती है। एक है आपका भाग का में राज्य, दूसरा है भाग ख में राज्य, तीसरा है भाग ग में राज्य, और चौथा है भाग घ में राज्य। तो अगर भाग का की अगर राज्य की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत जहाँ गवर्नर का शासन था, और इसकी संख्या टोटल 9 थी, जैसे कि बिहार, संयुक्त प्रांत, ये सभी जो कि उत्तर प्रदेश में था। भाग ख के जो राज्य थे इनको हम लोग देसी रियासत कहते हैं, और देसी रियासतों की भी संख्या जो थी वो 9 थी, जैसे कि हैदराबाद देसी रियासत, मैसूर देसी रियासत। इसके बाद जो भाग ग में जो राज्य थे ये आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, और इसकी संख्या जो थी वो 10 थी। अगर हम लोग कमिश्नरी क्षेत्र की बात करें तो जैसे हो गया आपका कुर्ग, फिर जैसे हो गया आपका दिल्ली, फिर जैसे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर हम लोग भाग घ में राज्य की बात करें तो वो थे आपके अंडमान निकोबार में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। तो अंडमान और निकोबार में जो अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र ये थे, और इसकी संख्या 2 थी। तो बस ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि भारत में आज़ादी के बाद जो है वो राज्यों के
टोटल 4 श्रेणी थे। पहला श्रेणी आपका जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, दूसरा श्रेणी देसी रियासत का, तीसरा श्रेणी कमिश्नरी क्षेत्र और चौथा श्रेणी जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वारा अर्जित किए जाने वाले अंडमान निकोबार एवं अर्जित किए जाने वाले जितने भी क्षेत्र थे इन सभी को। आगे देखिए, हम लोग हमेशा एक आयोग की बात करते हैं जो क्या है आपका एसके धर आयोग। तो एसके धर आयोग के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित ये कमेटी था। तो एसके धर आयोग के बारे में बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं जिनका नाम है एसके, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके की अध्यक्षता में ही वर्ष 1948 में, तो वर्ष 1948 में धर आयोग का गठन किया गया था। तो वर्ष 1948 में धर आयोग का गठन किया गया था और ये किसकी अध्यक्षता में, तो एसके की अध्यक्षता में। और एसके जो है वो कौन थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके की अध्यक्षता में वर्ष जो है जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया था। और जो आपका धर आयोग है यानी कि एसके धर आयोग है, ये अपना रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में सौंप देता है। तो इसका गठन हुआ था जून 1948 में और ये अपना रिपोर्ट जो है वो देता है दिसंबर 1948 में। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, ये जो रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है इसको ये नकार दिया था कि भैया भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। इसके बाद ये देखिए, ये बोलता है कि प्रशासन के आधार पे राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि अपने प्रशासनिक दृष्टि से कि किस क्षेत्र को कि कौन सा राज्य में शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है, ये प्रशासन की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तो जो एसके धर समिति है ये आपका एसके जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इनकी अध्यक्षता में बनता है और ये जून 1948 से बनता है और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सौंप देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक समिति और बनता है जिसको बोलते हैं JVP समिति। क्या बोलते हैं, JVP समिति। और इस समिति का गठन जो है वो आपका दिसंबर 1948 में होता है और ये रिपोर्ट देता है अप्रैल 1949 में। हम लोग देखें इसके धर आयोग जो था वो गठित होता है जून में 1948 में और रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में। और जब ये रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट के जस्ट बाद हम लोग JVP समिति का गठन करते हैं, वो भी आपका दिसंबर 1948 में ही गठित कर देते हैं। और ये भी समिति जो है वो आपका अप्रैल 1949 में ही अपना रिपोर्ट दे देता है। और इस समिति ने भारत में भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ये बात बोला। ये समिति बोलता है कि भारत में भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इस समिति के बाद या फिर इस समिति के रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश के आसपास क्षेत्र में तेलुगु भाषा के आधार पे जो है वो राज्य का मांग अत्यधिक हो गया। अब देखो, जब JVP समिति आया था ना, तो JVP समिति आने के बाद जो है आंध्र प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तेलुगु भाषा बहुत ज़्यादा बोला जाता था और तेलुगु जो भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता था और इसके आधार पे ही जो है वो यहाँ पे भाषा के आधार पे मांग यहाँ पे ज़्यादा उठ गया था। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इसी में ही हम लोग जानते हैं कि एक कांग्रेसी नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है पोट्टी श्रीरामुलु। तो कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की जो है वो 56 दिन की जो है भूख हड़ताल होता है और भूख हड़ताल होने के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को ही इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या फिर उचित नहीं है, तो इसके जांच करने के लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करता है और ये आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करता है और ये बोलता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और एसके धर समिति जो है वो जून 1948 में बनती है और ये रिपोर्ट 1948 में देती है, दिसंबर 1948 में। आगे देखिए, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया की एक समिति का गठन करता है। इस समिति के बाद यानी एस के धर समिति के बाद जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। और जेबीपी समिति का मतलब क्या है, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब भी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से सितार मैया। तो क्या हो जाएगा, पी से सितार मैया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। तो पट्टाभी सितार मैया, इन तीनों को मिलाकर एक समिति गठन किया जाता है। और ये भी समिति जो है वो दिसंबर 1948 में गठित होती है और ये अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट सौंप देती है। और इस समिति का अनुसार भी जो है वो मतलब कि इस समिति जो बोलता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद जो है मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी वाले लोग हैं, इन लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह कर देते हैं। किनके नेतृत्व में, तो कांग्रेसी नेता रामुल्लू के नेतृत्व में ये आंदोलन कर देते हैं। उनके बाद जो है 58 दिन के आमरण अनशन के बाद यानी भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। और रामुल्लू की मृत्यु के बाद जो है प्रधानमंत्री नेहरू जो है वो तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं और इसकी घोषणा कर देते हैं। और सभी लोग बोलने लगे थे कि ये जो सरकार है ये तो अंग्रेज़ों से भी बुरी है। अंग्रेज़ लोग तो हम लोगों को भले मारता था, कुछ भी करता था, लेकिन जिंदा तो रखता था ना भाई, ये तो हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो इससे विवश होकर नेहरू जी जो है पहली बार भाषा के आधार पे जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य गठन कर देते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो आपका 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ही हो जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य होता है। और उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो करनूल हुआ करती थी। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और भी याद रखते हैं कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके फजल साहब होते हैं। और इसके अगर अन्य सदस्य की बात करें तो वो आपके हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पन्निक्कर, ये सभी भी होते हैं, ठीक है ना। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट और भी याद रख लीजिए आप, और वो पॉइंट ये है कि फजल अली आयोग आता है। ये भी आपका जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति रहता है। तो फजल अली आयोग जो है वो आपका 1953 ईस्वी में आता है। और फजल अली आयोग का गठन जो है वो 1953 ईस्वी में किया गया था, जिसके 3 सदस्य होते हैं। पहले तो है आपके फजल अली साहब, यही आपके अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरे हैं के.एम. पन्निक्कर और तीसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली, के.एम. पन्निक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों जो है वो फजल अली आयोग के सदस्य होते हैं। और जेबीपी में भी 3 सदस्य होते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, इस रिपोर्ट ने 2 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद 1995 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। तो जो आपका फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग जो है, ये आयोग भी 2 साल के बाद यानी कि 1953 में गठन हुआ फजल अली आयोग, और 1955 में यानी कि 2 साल के बाद जो है वो अपना रिपोर्ट सौंप देता है। यहाँ पे 95 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा आपका 1955। तो 1953 में जो है वो आपका, तो 1953 में आपका फजल अली आयोग का गठन होता है। और ये 2 साल के बाद यानी कि 1955 में ही अपना रिपोर्ट जो है वो सौंप देता है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया वो बात देखिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक और व्यवहारिक तो नहीं है, अतः एक भाषा के एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया गया। इसके अलावा ये भी बोला कि प्रशासन के आधार पे जो है यानी कि प्रशासनिक आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये अनुशंसा किया। तो जो आपका फजल अली आयोग है इसका भी अनुशंसा कैसा था, तो जो सेम आपका ये इनका था ना भैया, सबसे पहले इसके धर समिति का आयोग, इसके धर आयोग था ना, इसका जो भी रिकमेंडेशन था रिपोर्ट में वही सेम आपका फजल अली आयोग का भी था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो इसमें हम लोग जो है राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित हम लोग 3 चीज़ हम लोग पढ़े हैं। पहला चीज़ पढ़े हम लोग क्या, तो हम लोग पढ़े एस के धर समिति, तो एस के धर समिति पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं आपका वो है जेबीपी समिति, तो जेबीपी समिति पढ़े। फिर हम लोग फजल अली आयोग पढ़े, ये 3 को पढ़ लिए।
तो फजल अली आयोग के बारे में हम लोग जाने कि 1953 में बना, 55 में रिपोर्ट दिया। जेवीपी समिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपका 1948 में बना दिसंबर में, और ये आपका अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दिया। एसके धर समिति के बारे में जानते हैं कि ये आपका जून 1948 में बनता है और दिसंबर 1948 में आपका रिपोर्ट दे देता है। इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 1956 ईस्वी में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनता है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है, और इसके तहत क्या क्या होता है वो देखिए। अब देखिए, सरकार ने ए, बी, सी और डी श्रेणी को ख़त्म कर दिया। तो हम लोग जानते हैं ना कि भारत में ए, बी, सी और डी करके 4 श्रेणी हुआ करती थी, जिसमें हम लोग देसी रियासत, कमिश्नरी को, फिर जहाँ पे कमिश्नर का शासन होता है वहाँ पे, फिर अंडमान और निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, इस तरह करके भारत में टोटल 4 श्रेणी हुआ करता था। तो इन चारों श्रेणी को जो है वो सबको ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद भारत में जो है वो टोटल जो है 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो 14 राज्य और जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद का कहानी, इसके बाद का कहानी जो है वो देखिए इसके बाद में। तो इसके बाद एक ट्रिक बनता है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो आपका कहीं ना कहीं ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। एक ट्रिक है, आम गुनाह है मैम, तुसी गावो और मौज लो, छाता उठावो झरने तले बैठो। आम गुनाह है, तो आम गुनाह है से एक पॉइंट याद रखना, आ से आंध्र प्रदेश 1953 में, डेट भी याद करते चला जाना इसका। फिर है माँ से महाराष्ट्र, तो आम से याद रखेगा, आ से आंध्र प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र। आम गुनाह है तो गा से गुजरात 1960 में, ना से नागालैंड और हा से हरियाणा 1966 में। आम गुनाह है से हिमाचल प्रदेश 1971 में। आम गुनाह है मैम, तो मैं से मेघालय 1972 में और माँ से मणिपुर 1972 में। मैम तुसी, तो तू से त्रिपुरा 1972 में और सी से सिक्किम 1975 में। तुसी गावो तो गा से गोवा, तो गावो से गोवा याद रखना। गावो और से याद रखना अरुणाचल प्रदेश 1987 में। गावो और मौज लो, मौज से हो जाएगा, मौज से मिजोरम 1987 में, लो से कुछ नहीं। छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ के बाद छाता के बाद है छाता लो उठाओ, तो मौज लो छाता उठाओ, तो छाता से छत्तीसगढ़, छाता उठाओ तो ऊ से उत्तराखंड, और उठाओ से उत्तराखंड याद रखना। और तुसी गावो और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले बैठो, तो छाता उठाओ झरने तले बैठो, तो छाता से छत्तीसगढ़, उठाओ से उत्तराखंड, झरने से झारखंड और तले बैठो से तेलंगाना। तो आई होप इस तरह से आपको ये याद करना होगा। तो आप ये ट्रिक के माध्यम से याद करो या नॉर्मल याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में भारत में जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना, एक ट्रिक, आम गुनाह है मैम तुसी गावो और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले बैठो, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, डेट याद रहे ना रहे, लेकिन इतना ये पता होना चाहिए कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना, 1966 में हरियाणा बना, 72 में मेघालय बना, सिक्किम 75 में बना, मणिपुर फिर 1972 में बना, फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद एक पॉइंट और भी याद रखिएगा आप कि जब हम लोग देसी रियासतों का भारत में विलय पढ़ते हैं तो देसी रियासत हम लोग जानते हैं 552 था। 552 में जो है 549 तो शामिल हो गया, 3 ठो नहीं शामिल हुआ था। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रियासतों को यानी देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। किनका? तो रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है भारत में मिलाया गया था। और देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का और बीपी मेनन साहब का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 में क्या कहा गया ये भी हम लोग पॉइंट पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है इस वाले पॉइंट को भी पढ़ लिए हैं, और देसी रियासत का भारत में विलय ये वाला पॉइंट, ये मतलब 3 टॉपिक जो है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, और वो है आपका पेप्सू का। तो एक आप याद रखिएगा PEP,
और SU तो पेप्सू, पेप्सू से याद रखिएगा, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसके बारे में याद रखिएगा कि पेप्सू जो था वो बड़ा राज्य बना था। और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि शाह आयोग बना था, और ये जो है पेप्सू वाला जो भी प्रॉब्लम था, इस पेप्सू वाला प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने के लिए शाह आयोग बना था। ठीक है ना। 1966 में ये याद रखिएगा कि जब हम लोग ये देखते हैं, ये है आपका, समझिए कि पूरा देखिए, इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है इसको कैसे डिवाइड करें, तो ये देखिए, इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ये आपका पंजाब है, ये वाला क्षेत्र पंजाब है। इधर वाला क्षेत्र ये आपका क्या है, तो हिमाचल प्रदेश है। जबकि ये वाला क्षेत्र जो आपका है हरियाणा है, क्या है, तो ये हरियाणा है। तो देखिए यहाँ पे पंजाबी बोला जाता था पंजाब में, यहाँ पे ये आपका हिल वाला एरिया था तो इसको बोलते हैं पहाड़ी वाला क्षेत्र था, इसको हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हिंदी बोला जाता था तो इसको हरियाणा बनाया गया। इस तरह से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है ना। तो पेप्सू वाला जो प्रॉब्लम था इसको शाह आयोग के द्वारा, पेप्सू वाला जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व किया गया। तो अब पेप्सू में हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, जिसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों को बनाया गया। तो पंजाबी बोलने के लिए पंजाब बनाया गया, हिंदी बोलने के लिए हरियाणा बनाया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र वाला एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका 7वां संविधान संशोधन था तो भाषाई आधार पर मान्यता दिया गया, जिसमें हम लोग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देखते हैं, जो कि आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था इसके तहत। ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि जुलाई 1956 में आया था और ये पास किया गया था, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थापित किए गए थे। ठीक ना। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिर हम लोग यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाग 1 जो है हमारा वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो भाग 2 को पढ़ेंगे। तो भाग 2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।